अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इस दफ़ा टूर के लिए निकले थे टूवर्ड्स पंजाब पास। आज रात का हमारा स्टे था नारान के अंदर, जो कि अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग नारान से जा रहे हैं टूवर्ड्स नलतर, जो कि तकरीबन 300 सवा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है और गूगल मैप के अकॉर्डिंगली ये तकरीबन 6 घंटे का रास्ता बनता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें इस पर तकरीबन 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि रास्ते में जो तत्ता पानी है और उससे आगे जगलोट के पास काफ़ी सड़क जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब हुई है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने सफ़र की तरफ और आपको अपडेटेड रखेंगे आगे अपने सफ़र के लिए। थैंक यू। चलो Okay, so guys, finally we are moving towards Punjab Pass again after a one short day stay. और वेदर जो है इस टाइम काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। रात को तो काफ़ी ठंड हो जाती है। हमारा जो मोस्टली सामान है हमने वो इधर होटल में ही रख दिया था, क्योंकि कैंपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। फ़ायदा कोई नहीं था कैंपिंग का, क्योंकि जितना में आपका कैंप लगना है उतने में आपको यहाँ पे अब रूम्स मिल जाते हैं। और अगर आप लोग नारान आना चाह रहे हैं तो आई गेस अभी 1 माह है सीज़न बिल्कुल एंड होने में। रात को तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, लेकिन ये है कि इस टाइम पे धूप निकली हुई है। और अगर तो बाइक चल रही हो, गाड़ी में तो वैसे गर्मी लगती है, गाड़ी में आपको एसी लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर बाइक चल रही हो तो आपको हवा जो है ना वो ठंडी ही फील होती है। सो फाइनली गाइस, तकरीबन हमें 20 मिनट लगे हैं। आई गेस इससे भी शायद कम लगे हों। हम लोग नारान से बाटाकुंडी पहुंच गए हैं। रश जो है वो बिल्कुल भी नहीं था सड़कों पे, बिल्कुल खाली सड़कें थी। और एक दो जगह से बस कह लो कि यार वो जो ग्लेशियर की वजह से सड़क टूटी होती है वो उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हुए हैं हम लोग। बाकी जो एवरेज स्पीड थी हमारी वो अप्रॉक्सीमेटली 60 तक आप कह सकते हो कि थी। तो अभी हमें मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि यार हम बाबू सर जो है वो अच्छे टाइम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनिशियली मेरी यही थिंकिंग थी कि यार नलतर जो है वो शायद ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा। तो अब देखते हैं। यहाँ तक हम अच्छे टाइम पे पहुंच गए हैं, आगे का कुछ आइडिया नहीं है। खैर, इतनी शदीद और ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे। नारान में चूँकि गर्मी थी, हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह नहीं पहनी थी, सिंपल फुल बाजू शर्ट पहनी, थोड़ी सी थिक थी, और हम लोग निकल पड़े। यहाँ पर तो विंड प्रेशर जो है ना भाईजान, बाइक चलने का नाम नहीं ले रही, इतना तेज़ मतलब चल रही है ना। अभी हो सकता है आप लोगों को आवाज़ भी ना आए विंड की, क्योंकि मैंने तो हेलमेट पहना हुआ है और फिर माइक जो है वो हेलमेट के अंदर अटैच्ड है, तो नॉर्मली आती नहीं है आवाज़। लेकिन यार ठंड शुरू हो गई यार, मुझे लगता है मुझे ना जैकेट पहननी पड़ेगी। पहले तो प्लान मेरा यही था कि यार बाबू सर जाके पहनूंगा मैं जैकेट, लेकिन जहाँ तक मुझे वो हालात आपके सामने हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जैकेट इधर से ही पहननी पड़ेगी। और दुआ करें यार बारिश वगैरह ना हो। अगर तो बारिश हुई तो वो तो फिर आपको पता है पूरा रेन सूट और प्रॉपर इक्विपमेंट पहन के रेडी होना पड़ेगा हमें। और लगता तो नहीं है कि बारिश हो रही है, बट लेट्स सी। ओ भट्ट साहब जा रहे हैं वो आगे, चलें आगे जाके कहीं पे स्टे करते हैं। सारे बकरे वगैरह माल मवेशी हर चीज़ वापस जा रही है यार, सिर्फ हम ही इस साइड पे जा रहे हैं। ओके, आई गेस हमने ना थोड़ा सा लेट कर दिया है इस टूर को, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना, एक तो शायद ये भी रीज़न है यहाँ पर रश कम है कि हम लोग वीक डेज़ में आए हैं, और वीक डेज़ में तो इतना ज़्यादा लोग नहीं आते। ज़्यादातर वही लोग होंगे जो सिर्फ एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते की छुट्टी पे आए हुए हैं। अदरवाइज़ वीक डेज़ पे तो कम ही लोग आते हैं। सैटरडे संडेज़ को ज़्यादा होते हैं, तो तब रश भी आपको ज़्यादा नज़र आता है। उई यार, हवा ऐसे आती है जैसे कोई मतलब आपको धक्का दे रहा है ताकि आप बाइक से गिर जाओ। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया मैंने। उफ, तौबा। लेकिन यार बाइकिंग का जो है ना अपना ही मजा है। यहाँ पर बंदे का ना दिल करता है कि यार बाइक जो है ना वो अच्छे वाली होनी चाहिए थी। ओए ओए ओए,
बहुत ज़्यादा विंड है, तो अब ट्रैकर थोड़ा पीछे ही रखता हूँ। उसका फ़ायदा ये है कि मेरे ऊपर जो विंड प्रेशर है वो कम रहेगा। और आगे से आ गए हैं बकरे, दुम्बे हैं सारे, सारे गणेश इनवारी पे जा रहे हैं लगता है। लेट्स सी, चढ़ ही गई है बाइक, मुझे लगा था नहीं जाएगी ऊपर। सीपी के बड़े मसले हैं यार, ये जो इसका एयर फिल्टर वाला इशू है ना, ये मुझे सबसे बुरा लगता है। अभी तक इसने तंग तो नहीं किया, लेकिन मुझे याद है एक्सप्रेस वे पे लास्ट टाइम जो है ना, बड़ा जलील करवाया था इसने। तो बाकी चलने में बाइक पावरफुल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इसका आई गेस एयर इनटेक का इशू है, बाइक जो है ना मिसिंग करना शुरू हो जाती है। अब आई डोंट नो ये मिसिंग है, मुझे तो मिसिंग ही फील होती है। आपको ऐसे लगता है जैसे कि बाइक जो है ना वो रिजर्व पे जा रही है, हालांकि इसमें ऑयल अभी तकरीबन पेट्रोल जो है वो 6 लीटर तक होगा मिनिमम भी। मतलब ये मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये लाल पे बिल्कुल लाल जो ये इंडिकेटर है ना, इससे भी नीचे सुई चली जाए ना, फिर भी 1.5 लीटर पेट्रोल निकल आता है इसमें से। इसका इतना कोई अच्छा नहीं है मैकेनिज्म, कह लो कि फ्यूल इंडिकेटर का। जो वो थी ना YBR, उसका मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्यूरेट था फ्यूल इंडिकेशन। इसमें लगा तो हुआ है, लेकिन इतना ज़बरदस्त नहीं है। जैसे कि ये जब भी वो एम्प्टी पे सुई आती है ना, तो मैं रिजर्व ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि शायद अब बाइक में जो पेट्रोल कम है, लेकिन उसके बाद भी इसमें 3-4 लीटर निकल आता है। तो अगर आप लोग CB लेने का प्लान बना रहे हैं और नॉर्थ का प्लान है, तो भाईजान ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, उसके अलावा कोई मसला नहीं है यार। और इतने ज़्यादा जब आप लोग टूर करेंगे लंबे चौड़े, तो बाइक ने मसले ही करने हैं। बाइक कोई भी हो मसला तो करेगी। अभी थोड़ा आई गेस भट्ट साहब ने भी जैकेट निकालनी होगी, मैं भी जैकेट निकालता हूँ, पानी शानी पकड़ते हैं, फिर निकलते हैं। सो एज यू गाइस कैन सी, मैंने जैकेट पहन ली है और अभी हम लोग दोबारा जा रहे हैं टूवर्ड्स बाबूसर टॉप। और तकरीबन यहाँ से हमें 1 घंटा और लगेगा अभी बाबूसर टॉप पहुँचते हुए। लेकिन ये है कि यहाँ के व्यूज़ इतने खूबसूरत हैं और इतने दिलकश हैं कि आपको आपके सफ़र का जो है ना वो अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यार अगर आप लोग गाड़ी पे आ रहे हो ना, तो आपको कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। मतलब नो डाउट गाड़ी का सफ़र ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने व्यूज़ इंजॉय करने हैं तो आई वुड रिकमेंड कि यार अपनी लाइफ में एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा आप बाइकें कहने के ऊपर सिर्फ बाइक पे आके देखें, आपको इन्जॉयमेंट डबल मिलेगी, गाड़ी से डबल इन्जॉयमेंट मिलेगी। क्योंकि यहाँ सीन क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको व्यू मिलता है ना बाइक के ऊपर, एक बहुत ओपन स्पेस और मतलब बिल्कुल आपको 180 डिग्री व्यू जो है ना वो नज़र आ रहा होता है और वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है बनिस्बतन। यहाँ पे सीन्स इतने खूबसूरत होते हैं कि आपका दिल करता है कि यार आपका जितना भी सफ़र है वो सारा का सारा आप कैप्चर करो। अब ऑब्वियसली मैंने अपना ये सारा डिस्टेंस जितना भी मैंने सफ़र किया है वो कैप्चर तो किया, लेकिन मसला ये होता है कि जब आपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि यार 25 to 30 मिनट्स मैक्सिमम आपकी वीडियो हो, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा बोरिंग भी फील ना करें। मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूट्यूबिंग के लिए। तो इसलिए मैंने अपनी वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड भी अक्सर जगहों पे कर दिया है, ताकि अगर आपको रोड नेटवर्क की अपडेट चाहिए तो आप वो भी देख सको, आप व्यूज़ को भी देख सको कि यार अगर आप लोग इन एरियाज़ में जाते हो तो आपको किस तरह के व्यूज़ मिल सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त मतलब मौसम मिला है हमें, बहुत ज़बरदस्त हमें सड़कें मिली हैं। मैं समझता हूँ कि यार 98% जो सड़कें थी ना वो बिल्कुल कारपेटेड रोड्स। तो गाइस वो बिल्कुल सामने आई गेस टाइगर पीक है, काफ़ी फेमस पीक है और खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। जब इसको बर्फ़ पड़ी होती है ना इसके पीक के टॉप पे, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। सफ़र के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूँगा वो है कि आपकी रोड के ऊपर जो फोकस है या जो कंसंट्रेशन है वो 100% होनी चाहिए।
आपको अक्सर ये फील होता होगा कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी रोड पे फोकस कम है या मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि सही हद तक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। लेकिन होता क्या है कि यार मोस्टली जब हम कैमरा ऑन कर देते हैं तो हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी हो? हाँ जी। बाबूसर टॉप पे पहुंचते ही हमने देखा कि हवा बहुत तेज़ चल रही है और हमें ऑलरेडी देर हो चुकी थी। इसलिए हमने सोचा कि यार सिर्फ 2-3 पिक्चर्स लें, वीडियोस बनाएं और वापस हम लोग जितना जल्द हो सके निकलें अपनी मंजिल की तरफ। दूसरा ये कि अगर आप लोग बाइक पे बाबूसर टॉप क्रॉस करने जा रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि नारान से जब आप बाबूसर टॉप आते हैं तो वो जो हिल असेंट है, यानी कि वो जो चढ़ाइयाँ हैं, वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल जब आप चिल्लास से वापस बाबूसर आते हैं वो वाली हैं। अब चूंकि मैं ये वीडियो वॉइस ओवर पे कर रहा हूँ तो मैं आपको इस चीज़ का ये बताता चलूँ कि जब आप लोग चिल्लास से वापस बाबूसर टॉप के ऊपर आ रहे होते हैं तो वो जो चढ़ाई है वो बाइक के लिए, अगर आपकी बाइक मेरे जैसी 150 सीसी है, 125 है या छोटी बाइक है कोई भी जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो एक सिंगल बंदा ही उसको चला के ऊपर आ सकता है। 2 लोगों के साथ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस होगी। तो मेक श्योर करें कि यार अगर आप लोग आ रहे हैं बाबूसर टॉप क्रॉस करने के लिए तो आप अपना जो इक्विपमेंट है या अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करके आएँ, क्योंकि ये वापसी का रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मुझे भी बहुत सी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हुई जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करूँगा। यार यकीन करें आप लोग, हम लोग तकरीबन 5 मिनट रुके हैं बाबूसर टॉप पे। 5 मिनट, इतनी तेज़ हवा और शदीद तेज़ हवा। और वो देखें भट्ट साहब कहाँ तक पहुंच गए यार। भट्ट साहब की क्या बात है, भट्ट साहब तो उड़ने वाले घोड़े पे बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था शदीद ठंड की, तो आप अभी भी यकीन करें यार मैं कांप रहा हूँ। मैंने जैकेट पहनी हुई है और मतलब लिटरली ठंड जो है ना यार बहुत ज़्यादा थी, ऊपर बेरेबल नहीं थी। और हम लोग तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल क्लोथिंग होती है नारान वाली दोपहर के टाइम, वो पहनी हुई थी। ओए यार बाइक को ना इतनी तेज हवा है कि वो ऐसे लगता है जैसे कोई धक्का दे रहा है आपकी बाइक को। एकदम से जब धूप में आते हैं ना सुकून मिलता है। और मतलब वैसे ठंड नहीं है लेकिन जो हवा चल रही है ना यार कमाल की ठंडी हवा मतलब फ्रीज कर देने वाली हवा है। फिर से शुरू हो गई फर्स्ट टाइम डूइंग बाबूसर ऑन अ बाइक। इससे पहले मतलब नथिया गली, नारान, बस यहाँ तक ही थे। वैसे मैं पर्सनली सोच रहा था ये बाबूसर जो है ना बाइक पे करना ज़्यादा इजी है बजाय इसके कि आप गाड़ी पे करें गाड़ी पे तो ब्रेक्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बाइक लाइट वेट होती है, आपको इतना मसला नहीं होता। ब्रेक्स वगैरह अगर आपकी अच्छी हैं तो इतना इशू नहीं होगा आपको, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है। मैं मतलब तीसरे गियर तक जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भट्ट साहब को कवर अप करना है। भट्ट साहब बहुत जल्दी में हैं। अब भी मैं टर्न लूँगा तो हवा पड़नी है मुझे अच्छी खासी, ये हर दफ़ा ही होता है। सब तो गायब ही हो गए हैं, थोड़ा काम होना शुरू हो गया। और फैसल मूवर्स चलती है यार, इसी पे बाइक्स रख के ले आते हैं हम, मुझे पता ही नहीं था।
असल में फैसल मूवर्स का मसला ये है कि फैसल मूवर्स वाले जो है ना, ये लोग बाइक्स को लोड करके नहीं लेके जाते। तो फिर हमें स्काईवेज या न्याजी को यूज़ करना पड़ता है। स्काईवेज की तो अच्छी खासी है बस सर्विस। न्याजी का मैंने देखा यार, उनके अड्डे में जो गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, वो इतनी कोई अपडेटेड या अच्छी नहीं है। तो गाइस फाइनली हम लोग चिल्लास जो है वो पहुंच चुके हैं। और बट साहब को शायद रास्ता नहीं पता था। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स नलतर। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही सलामत जिंदा वापस भी लेके आए, जैसे लेके आए यहाँ पर। यार इन रोड्स के ऊपर जो है ना, बाइक चलाने का, गाड़ी चलाने का अपना ही मजा है। बाइक का तो ज़्यादा है यार, मतलब बहुत कारपेटेड रोड्स हैं और टेरेन इतनी मज़ेदार है, जो जिगजैग करते आप मतलब मूव कर रहे होते हो, बड़ा मज़ा आता है यार। लेकिन एट द सेम टाइम डेंजरस भी है, तो आपको बहुत कंट्रोल रख के जो है ना अपने बाइक पे और थ्रॉटल पे, गियर पे, हर चीज़ का बहुत फोकस होके चलना पड़ता है। मैं कोई ये तो नहीं कहता कि यार मैं बहुत बड़ा मतलब मोटो बाइकर हूँ या सारा कुछ, लेकिन ये है कि मुझे पर्सनली फील होता है कि यार आपका जो ब्रेन है ना, उसकी सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बाइक की परफॉर्मेंस के साथ। मतलब यहाँ से आप इशारा करो और बाइक उसी टाइम वो काम करे, उस चीज़ का बहुत मज़ा है। मेरी बाइक ने अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे तंग नहीं किया, ना ही जीएस ने तंग किया है। लास्ट टाइम तो बहुत जलालत हुई थी हमारी एबटाबाद में, लेकिन ये है कि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बाइक्स जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, जीएस और होंडा। तो वो जो एक नेवर एंडिंग डिबेट थी ना कि यार कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है, तो मैं पर्सनली समझता हूँ यार दोनों बाइक्स ही ज़बरदस्त हैं। सिर्फ ये है कि आपके अपने कुछ मतलब कह लो कि लाइक्स और डिसलाइक्स की बेस के ऊपर कुछ लोग जीएस बाय कर लेते हैं, कुछ CB 150 बाय कर लेते हैं। बाकी 150 कैटेगरी में मतलब दोनों बाइक्स ज़्यादा मतलब बुरी नहीं है, बहुत अच्छी हैं। हर चीज़ ही लग गई है यार। बचत हो गई। ये अजीब सा सीन है यार। चलो ठीक है, सड़क टूटी हुई है ना, तो इनको चाहिए कि कोई साइन बोर्ड लगा दें, उससे पीछे टेम्परेरी साइन बोर्ड अरेंज किए जा सकते हैं कि जी आगे से ये स्पीड बम्प है या सड़क टूटी हुई है। क्योंकि जब आप इतनी स्पीड में जा रहे होते हो और आपको आइडिया नहीं रहता कि आप मतलब आइडिया तो होता है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि जब तक आपको वो नज़र आता है और आप ब्रेक लगाने की कोशिश करते हो, तब तक आप लोग उस पॉइंट पे पहुंच गए होते हो। अब इस तरह की कारपेटेड रोड्स पे कोई बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि यार कोई मतलब स्पीड बम्प आएगा या कोई
पॉट होल आएगा। तो जब इस तरह का कोई चीज़ आती है तो फिर ड्राइवर जो है ना वो शॉक्ड हो जाता है। अब मैंने पर्सनली, मुझे पता था मेरी ब्रेक नहीं लगनी, तो मैंने कहा ठीक है यार, मारो मोटरसाइकिल, कुछ टूटेगी चीज़ तो फिर देखेंगे क्या करना है इसका। ये सारा जो टेरेन है या एरिया है ना, ये जैसे इंडियन साइड पे लद्दाख है वैसा बिल्कुल फील होता है, क्योंकि इधर वेदर या एटमॉस्फेयर भी वैसा है। जो बेसिकली कलर है स्काई का वो भी ब्लू है, और बड़ा खूबसूरत ब्लू है। मतलब अक्सर शहरी इलाकों में आप इस तरह का ब्लू स्काई नहीं देखते, क्योंकि डस्ट और पोल्यूशन इतनी ज़्यादा होती है कि आपको ये चीज़ें नज़र ही नहीं आती हैं। तो जो एटमॉस्फेयर, एक्चुअल एटमॉस्फेयर है, नेचुरल जो एटमॉस्फेयर है, वो आपको नज़र ही नहीं आता। पेट्रोल डलवा लें यार, आपके सामने पेट्रोल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने पे आया हुआ है। और आई गेस ये हमारा सेकंड टैंक होगा जो हम फुल करवाने जा रहे हैं। इससे पहले जो पेट्रोल था बस वही था जो घर से लेकर आए थे। पेट्रोल डलवा के तो थोड़ा अपडेट देते हैं आपको। जी बट साहब रिफ्यूलिंग करवा रहे हैं। 5 लीटर 6 लीटर टैंक में फ्यूल किया होगा बट साहब का। और सब इधर देखिए ज़रा, तो एक्चुअली हम इस टूर पे 3 लोग थे लेकिन 2 रह गए, क्योंकि एक वाला जो था वो धोखा दे गया हमें। लेट्स सी कि इसका जीएस पे कितना पेट्रोल लगता है। जीएस की वैसे एवरेज अच्छी है, सीपी से तो बहुत अच्छी है, तो आई गेस 10 लीटर डला है। ठीक है 3000 पे कट रहा है मेरी बाइक में। अच्छा यार, हम लोग बस यहाँ पर चल्लास पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, रिफ्यूलिंग करवाई है, और अभी हम लोग वापस अपने रास्ते पे। और बट साहब की जीएस है। हम लोगों ने जब हम मरी पे उतरे थे और उधर से भी दोनों ने सेम क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल डलवाया था, और उसके बाद जब हम एबटाबाद पहुंचे हैं, या आई डोंट नो हमने रिफिलिंग कहाँ से करवाई थी, लेकिन टैंक फुल करवाया था ना हमने, आई गेस मानसेरा से या एबटाबाद से, समवेयर अराउंड। तो तब फिर हमने टैंक फुल करवाया था। मुझे नहीं पता कि तब भट्ट साहब ने कितना पेट्रोल डलवाया था, लेकिन ये कि मेरा टैंक फुल था। तो अभी हम लोग, मेरे बाइक में 3000 रुपये का पेट्रोल डला, और वो फुल ऊपर तक, मतलब कह लो कि भर गई है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आगे 2-3 दिनों में पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस जो थी वो थी 249 रुपीज़, और तकरीबन अगर आप देखें तो 3000 रुपये का मेरी बाइक में पेट्रोल डला है, 2500 रुपये का भट्ट साहब की बाइक में डला है। तो 2500 का तो सीधा सीधा हिसाब है कि यार 10 लीटर पेट्रोल भट्ट साहब की बाइक में डला है, और 10 लीटर पेट्रोल या 10 से 11-12 समझ लो मेरी बाइक में डला है। जीएस का वैसे भी टैंक छोटा है CB 150 से, तो वो चीज़ मतलब नॉर्मल है। बाकी रोड तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास CB 150 है और अगर आप लॉन्ग टूर करना चाह रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि यार आप लोग भी आए इन सड़कों पे एंजॉय करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, सर्विसेज हर किस्म की अवेलेबल हैं,
4G नेटवर्क भी अवेलेबल है मेरे पास। तकरीबन 3-4 साल पहले ही मैंने नेट एसकॉम की सिम बाई की हुई थी, तो वो अभी भी चल रही है, तो मुझे नई सिम बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और व्हाट्सएप भी मेरी ही सिम को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 4G तो उसमें चलता है। तो उसके बाद अभी हम लोग नलतर की तरफ पहुंचने की तो कोशिश है कि यार शाम से पहले पहले पहुंच जाएं, लेकिन फिजिबल नहीं लग रहा। अपनी तरफ से तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, आगे अल्लाह बेहतर करे हमारे लिए, सबके लिए। जीएस की वैसे भी ना एवरेज बेहतर है इससे, सीबी से, तो इसलिए आई गेस उसकी फ्यूल एवरेज की मतलब इतना ज़्यादा व्हाट्सएप का ना फ्यूल लगा नहीं है, नहीं तो हो सकता था कि मेरा और उसका सेम ही लगता फ्यूल। अब मेरा वीडियो पॉज करने को, स्टॉप करने को ना दिल नहीं कर रहा, मुझे है कि यार हर मोमेंट रिकॉर्ड हो, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बाइक पे यहाँ पर आया हूँ। और सीन ये है कि सारी वीडियो तो आप अपलोड कर नहीं सकते, तो आप अपलोड तो थोड़ी सी ही करोगे, लेकिन ये है कि यार मैं देखूंगा फ़िल्टर करके। तकरीबन 30 मिनट्स की आपकी एक एपिसोड बनती है, तो कोशिश तो यही है कि यार ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो व्यूज़ आएँ वो आपको दिखाए जाएँ। बाकी आप में से किसी को कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं ब्लॉग में नहीं दे सका, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। फ्यूल कॉस्ट और ईच एंड एवरीथिंग की मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा यार। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए बस। उसकी रीज़न ये है कि मैं इस टाइम मेरा लैपटॉप नहीं लेकर आया, जो कि मैंने समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब मैं सोच रहा था कि यार हुंजा जाके किसी बंदे से अगर रेंट आउट कर सकते हैं आप कंप्यूटर, या कोई जैसे पुराने ज़माने में नेट कैफ़ेज़ होते थे, तो वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि प्लान मेरा यही था कि मैंने डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड करना है। अब मैं मोबाइल पे अगर करने बैठूं तो मैं 3 घंटे तो मतलब एडिटिंग पे ही आपके लग जाते हैं, और उसमें आपको इतना डिटेल में पता भी नहीं चलता। तो आई प्रेफर लैपटॉप माशाल्लाह से घर छोड़ आया हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास सामान इतना ज़्यादा था कि ऊपर से एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम था कैंपिंग का। मैंने कहा यार आई मीन सामान के नीचे आके लैपटॉप टूट गया तो वो 2-4 लाख का अलहदा नुकसान हो जाना आपका। और व्हाट्सएप जो है वो पता नहीं किसके लिए वीडियो बना रहे हैं। अलग मैंने इनको बताया भी था कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सिर्फ बाइक चलाओ, वीडियो जो है ना वो मेरी छोड़ दो। यार आपको पता है कि जब आप इन एरियाज़ में सैर करने के लिए जाते हो ना, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम रिलैक्स करने के लिए जा रहे होते हो, सुकून के लिए जा रहे होते हो। और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि यार मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, जितनी हो सके मैं ज़्यादा खूबसूरत से खूबसूरत सीनरी जो है ना उसको कैप्चर करूं। और मेरा भी मकसद यही था, और आप देख सकते हैं कि यार मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि मतलब मैक्सिमम ब्यूटी कैप्चर कर सकूँ इन एरियाज़ की। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको अपडेट्स प्रोवाइड करेगा बल्कि मुझे भी हेल्प करेगा असेसमेंट के लिए कि यार मेरा कंटेंट आप लोगों को कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये एक वाहिद पैच था जहां पर आके आप यकीन करो कि हम लोगों ने कहा यार आप बस हो गई है, मतलब इसके बाद दिल करता है। और ये मेरा अकेले का ही नहीं, हर बंदे का यही ओपिनियन होता है कि यार इस पैच के बाद एक अच्छा सा होटल होना चाहिए जहाँ पे फुली एयर कंडीशनड कमरे और ठंडा पानी या स्विमिंग पूल हो, जहाँ पे आप बिल्कुल जाके फ्रेश हो जाओ। पूरे आपके लाहौर से हुंजा तक का जो सफ़र है उसमें ये जो पैच है ये बंदे को बहुत ज़्यादा थका देता है। यार रात का अंधेरा देख के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि रास्ते में 2-3 ट्रेजेडीज ऐसी हो गई। जाहिर सी बात है, इतना लंबा सफ़र है और सफ़र में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि मेरी बाइक की जो मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से मेरी बाइक की लाइट्स
टोटली बंद हो गई। मतलब एक तो इतना ज़्यादा अंधेरा है इस इलाके में, स्ट्रीट लाइट तो क्या इधर, मतलब रोड लाइट कोई चीज़ नहीं है। मतलब सूरज की किरणें भी कभी कभी इन एरियाज़ में पहुंचती हैं, या चांद की रोशनी भी जो है ना वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती जितना यहाँ पे अंधेरा है। और आप यकीन करो कि इस अंधेरे में मेरी बाइक की जो लाइट्स है ना वो टोटली बंद हो गई। और उसकी रीज़न क्या निकली वो मैंने जाके जब किसी शॉप को ढूंढा, और मतलब तकरीबन 30 मिनट्स मैंने और भट्ट साहब ने एक साथ कवर किया। सिर्फ अच्छी चीज़ ये थी, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बाइक चल रही थी, इग्निशन चलता था, हर चीज़ चलता था, सिर्फ लाइट्स का इशू था। और वो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था किस वजह से है, और उसकी रीज़न ये थी कि भाईजान मैंने जो एक्स्ट्रा लाइट्स अपनी बाइक पे लगाई हुई हैं ये मैंने खुद इंस्टॉल की थी, मतलब तजर्बे कर करके। तो वो मुझे आइडिया हो गया था कि यार कोई ना कोई फॉल्ट जो है ना वो उन वायरिंग के अंदर ही है जो मैंने खुद से की थी। बहरहाल आगे जाके हम लोग एक छोटा सा बाज़ार आया जहाँ पे हमने एक ट्रक शॉप देखी। ट्रक शॉप वाले को हमने कहा कि यार आप हमें काइंडली सिर्फ 30 मिनट्स के लिए एक पेचकस 4 मुंह वाला दे दो, तो हमने कुछ अपनी बाइक को फिक्स करना है। अब उस बंदे की भी मेहरबानी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उस टाइम पे मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि भाईजान मैं उस टाइम पे जितना परेशान था, क्योंकि एक तो हमें ऑलरेडी देर हो चुकी है, अभी हम लोग गिलगित भी नहीं पहुंचे और बाइक का मसला आ गया और हमने पहुंचना था हुंजा तक। और ऑब्वियसली आज के दिन तो हम गिलगित में ही स्टे करने का प्लान बना के बैठे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या कि मैंने वो फिर अपनी बाइक की लाइट फ्रंट से ओपन की और उसमें देखा तो वही वायरिंग का इशू था। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स मेरी बाइक की जितनी भी थी वो मैंने एक्सक्लूड कर दी, वो मैंने उतार दी। यानी मैं जो समझता था कि जो वायरिंग, जो लाइट की वायरिंग मसला कर रही थी उसको मैंने डिस्कनेक्ट किया, और मेरी बाइक की लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गई और हमने अपना सफ़र जो है वो दोबारा कंटिन्यू किया। लेकिन इस दफ़ा हम ना तो नलतर जा रहे हैं ना ही हुंजा, अभी हम लोग जा रहे हैं गिलगित, और गिलगित में ही आज का दिन स्टे करेंगे क्योंकि हम लोग अपनी गलती की वजह से ज़ाहिर सी बात है लेट सुबह निकले थे। रास्ते में फ़ोटो सेशंस किए, पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई, चाय शाय पी, तो उसमें देर काफ़ी ज़्यादा हो गई। और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग गिलगित से तकरीबन थोड़ा सा दूर हैं। आगे जाके आपको मैं बोर्ड भी दिखा दूंगा जहाँ पे आपको इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हम मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर पाए हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यार ये पहाड़ी इलाकों के जो किलोमीटर्स होते हैं वो हमारे शहर के जो किलोमीटर्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किलोमीटर्स का जो साइज़ है या जो लेंथ है उसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यार यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में आप लेट से अगर 1 किलोमीटर शहर में आप 1 घंटे में या 1 मिनट में करते हैं, तो यहाँ पे वही 1 किलोमीटर आपका 3 मिनट्स में या 4 मिनट्स में होगा, जो कि इन द लॉन्गर रन अगर आपके हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐड कर देता है आपकी ट्रैवलिंग के ऊपर। तो बज़ाहिर तो हमारे शहरों में 200 या 300 किलोमीटर आप 3-3.5 घंटे में इजीली कवर कर लेते हो बाइक या गाड़ी पे। लेकिन अगर वही 200-300 किलोमीटर आपका बाइक पे हो और स्पेशली पहाड़ी इलाकों में, तो वो एटलीस्ट जो है वो आपके 6 से 7 घंटे ज़रूर लेगा। सो गाइस फाइनली वी हैव अराइव्ड एट गिलगित। ये बिल्कुल सामने आपको जो लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं गिलगित शहर की हैं। ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, तो इसलिए आज हम गिलगित के अंदर ही स्टे करेंगे। और गिलगित में स्टे करने के बाद ये राइट साइड पे जो सड़क जा रही है ये जाती है हुंजा को। तो सुबह फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग निकलेंगे खुंजराब पास के लिए, और डिसाइडेड प्लान यही है कि खुंजराब पास सुबह करके वापस हमने पहुंचना है अस्तोर। आप देखें क्या बनता है, क्या हम वापस अस्तोर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। टोटली डिपेंड करता है हमारी लेजीनेस के ऊपर, क्योंकि इससे पहले जो भी डिलेज आए हैं वो हमारी लेजीनेस की वजह से आए हैं। हमने थोड़ा सा हर काम में डिले किया है कि यार चलो कोई नहीं हो जाएगा। और ये वो जगह जहाँ पे भट्ट साहब की जो लाइटें हैं बाइक की वो ख़राब, और ये वो कमरा जहाँ पे हमने स्टे किया था गिलगित के अंदर। इसका रूम रेंट जो था वो 1500 रुपया था। खैर अब सारा दिन जलालत के बाद रात का खाना जो था वो हमने गिलगित शहर से ही खाना था। हमें कोई इतनी स्पेशल जगहों का तो पता नहीं था कि गिलगित में क्या स्पेशल मिलता है या क्या खाने को ज़्यादा बेहतर मिलेगा हमें। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि यार मैप से गिलगित शहर के अंदर एक दफ़ा जाते हैं और मैप लगा के देख लेंगे, जो भी खाने को दिल करेगा वो खा लेंगे। अब इतनी देर हो गई थी, हमने ना तो मैकडॉनल्ड्स और KFC खाया था, तो कोशिश हमारी यही थी कि यार हम जो है वो कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट ढूंढें। और हमें ये एक रेस्टोरेंट मिला
जो कि दिखने में तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जो इनका फूड था वो कोई इतना ख़ास नहीं था। ये नॉर्मल सा चाइनीज़ फूड हमने ऑर्डर किया, कुछ बर्गर्स विद फ्राइज़, और उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए, और ये था हमारा टोटल बिल। तो आज की एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।